जम्मू के कठुआ में आतंकवादियों के साथ इस वक्त मुठभेड़ चल रही है। सुरक्षा बलों ने आतंकवादी को मारा है, एक आतंकवादी को मार गिराया गया है, जो खबर सामने आ रही है। मुठभेड़ में जम्मू कश्मीर पुलिस के हेड कांस्टेबल के शहीद होने की खबर है। जंगल में छिपे हैं 3 से 4 आतंकवादी, जिनको कॉर्डन ऑफ किया गया है। और देखिए, 2 तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं ड्रोन की मदद से। इस वक्त जो आतंकवादी छिपे हैं उनका सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कठुआ में एक आतंकवादी को ढेर किया गया है। यह कामयाबी सुरक्षा बलों को मिली है। तो कठुआ के किस इलाके में सुरक्षा बलों ने आतंकवादी को घेरा हुआ है, आइए आपको दिखाते हैं मौके पर मौजूद TV9 संवाददाता अंकित भट्ट की यह रिपोर्ट। ये वो घने जंगल के इलाके हैं जहां पर लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ CRPF और भारतीय सेना जो है वो इस ऑपरेशन को चला रही है। और लगातार जिस जगह पर मैं मौजूद हूं यहां से आगे जाने की किसी को भी अनुमति जो है वो नहीं दी गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस के जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवान हैं वो यहाँ पर चप्पे चप्पे पर तैनात किए गए हैं ताकि किसी भी तरीके से आतंकी जो है वो इन इलाकों में इस जगह पर ना पहुँच सके और जल्द ही उन आतंकियों को ढेर किया जाए और इस इलाके से आतंकी जो है वो ना भाग सके। जो सूत्र है वो जानकारी दे रहे हैं कि एक आतंकी को जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों की तरफ से ढेर भी किया गया है। और लगातार, क्योंकि आज ऑपरेशन का दूसरा दिन है और लगातार इस वक्त भी आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच जो मुठभेड़ है वो जारी है और लगातार जो ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द जितने भी आतंकी इस इलाके में छुपे हुए हैं उनको न्यूट्रलाइज किया जा सके। और आइए देखते हैं कठुआ और कुलगाम में सुरक्षा बलों ने कैसे ऑपरेशन को अंजाम दिया। जम्मू कश्मीर में तीसरे और अंतिम चरण के मतदान से पहले जम्मू कश्मीर में आतंकी वारदात बढ़ गई है। पिछले 24 घंटों में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच 2 मुठभेड़ हुई हैं। एक मुठभेड़ कश्मीर के कुलगाम और दूसरे जम्मू के कठुआ जिले में हुई। कठुआ के बिलावर इलाके में आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर हो गया है। आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच फायरिंग में एक जवान शहीद हुआ है जबकि एक घायल हो गए हैं। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। बताया जा रहा है कि यहाँ 3 से 4 आतंकी छुपे हुए हैं। सर्च ऑपरेशन जारी है। वहीं कुलगाम में सेना ने सूचना मिलते ही आतंकियों को घेर लिया और 10 घंटे तक चली मुठभेड़ में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। सुरक्षा बलों ने आकिब अहमद शेर गुजरी और उमेश अहमद वानी को ढेर कर दिया। जब सर्च जो है वो जारी थी तो सर्च के दौरान जो है वो जो वहाँ पे छुपे हुए जो है वो टेररिस्ट थे, उन्होंने जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस पे जो है वो फायरिंग की और उसके बाद जो है वो एनकाउंटर स्टार्ट हुआ। इस एनकाउंटर के दौरान जो है वो 2 दहशतगर्द जो है वो हलाक हुए जिनके जो है वो कब्जे से काफ़ी असलहा और गोला बारूद जो है वो बरामद हुआ। सर्च के दौरान जो है वो हमें 2 डेड बॉडीज़ मिली। डेड बॉडीज़ जो है वो की पहचान करना बड़ा मुश्किल है, उसका जो है वो इन्वेस्टिगेशन जारी है। उसमें हमने DNA जो है वो सैंपल्स लिए हुए हैं। सेना ने लोगों से सतर्क रहने को कहा है। लोगों से संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्ट करने का आग्रह किया है। अधिकारियों ने आतंकवाद के खिलाफ कहा, लड़ाई में आपका सहयोग महत्वपूर्ण है। और वहीं UNGA में विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान सामने आया। पाकिस्तान को आतंकवाद पर खरी खरी सुनाई गई है। एस जयशंकर की तरफ से पाकिस्तान की आतंक नीति सफल नहीं होगी, अपने कर्मों का फल भुगत रहा है पाकिस्तान। UN में भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। आतंक को पालने वाले देश पाकिस्तान को विदेश मंत्री जयशंकर ने सबसे बड़े मंच से साफ साफ कहा कि सीमा पर आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने 2 टूक कहा कि पाकिस्तान के कब्जे से POK को खाली कराना है। इधर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने दुनिया के कई मुद्दों पर भी बात की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने दिए भाषण में गाजा युद्ध और रूस यूक्रेन युद्ध जैसे ज्वलंत मुद्दों पर भी बात की। उन्होंने कहा 79वें UNGA की थीम लिविंग नो वन बिहाइंड यानी किसी को पीछे न छोड़ने का समर्थन करते हुए कहा कि हम यहाँ एक कठिन समय में इकट्ठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया में हालात चिंताजनक बने हुए हैं। एस जयशंकर के मुताबिक हर विवाद का हल बातचीत और कूटनीति से निकाला जाए। यूक्रेन युद्ध और गाजा संकट का हल निकलना चाहिए।
महाराष्ट्र को पीएम मोदी 11,200 करोड़ की सौगात देंगे। पुणे मेट्रो के पहले फेज और सोलापुर एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। बिटकिन औद्योगिक का क्षेत्र राष्ट्र को समर्पित करेंगे। महाराष्ट्र में चुनावी बिगुल बजने वाला है। मतदान की तारीखों का ऐलान जल्द होने वाला है। राज्य में सभी दलों के नेता चुनावी तैयारी में जुटे हैं। पीएम मोदी चुनावी राज्य महाराष्ट्र को आज खरबों की सौगात देने वाले हैं। पीएम मोदी आज कई परियोजना में पंख लगाएंगे। नरेंद्र मोदी राज्य को 11.200 करोड़ रुपए की परियोजना की सौगात देंगे। पीएम मोदी ने खुद सोशल मीडिया एक्स पर इस कार्यक्रम की जानकारी दी है। पीएम ने कहा है कि 29 सितंबर को दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महाराष्ट्र में करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। 11,200 करोड़ रुपए इसमें जिला न्यायालय से स्वारगेट, बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र, सोलापुर हवाई अड्डे और अन्य पुणे मेट्रो खंड शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जिन जिन परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे वो इस प्रकार हैं। पीएम मोदी सबसे पहले जिला न्यायालय से स्वारगेट तक पुणे मेट्रो खंड का उद्घाटन करेंगे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से स्वारगेट के बीच अंडरग्राउंड सेक्शन की लागत करीब 1,810 करोड़ रुपए है। इसके अलावा प्रधानमंत्री लगभग 2,955 करोड़ रुपए की लागत से विकसित होने वाले पुणे मेट्रो चरण 1 के स्वारगेट काटराज एक्सटेंशन की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री सरकार के राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत 7,855 एकड़ में फैली एक परिवर्तनकारी परियोजना बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। पीएम मोदी सोलापुर हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे, जिससे कनेक्टिविटी में काफी सुधार होगा, जिससे सोलापुर पर्यटकों, व्यापारिक यात्रियों और निवेशकों को फायदा होगा। प्रधानमंत्री भिडेवाड़ा में क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले के पहले गर्ल्स स्कूल के स्मारक की आधारशिला भी रखेंगे। पीएम मोदी आज देश के लोगों से मन की बात करेंगे। यह पीएम के कार्यक्रम का 114वां संस्करण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे मन की बात करेंगे। आज मन की बात कार्यक्रम का 114वां संस्करण प्रसारित होगा। पीएम अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम के जरिए देश के लोगों से अपने विचार साझा करते हैं। पीएम मोदी कार्यक्रम के दौरान कई मुद्दों का जिक्र कर सकते हैं, जिसका सरोकार आम लोगों से रहता है। देश के लोग भी कई मुद्दों पर पीएम मोदी की राय जानना चाहते हैं। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा। आकाशवाणी समाचार और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी ये कार्यक्रम प्रसारित होगा। राम मंदिर पर राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। वहीं आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल को अराजकतावादी बता दिया। राम मंदिर पर राहुल के बयान पर देश में सियासत गर्म है। बीजेपी इस मुद्दे पर राहुल गांधी को घेरने में जुटी है। बीजेपी का कहना है कि नेता प्रतिपक्ष के बयान से हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंची है। राहुल गांधी जी को करोड़ों करोड़ों हिंदुओं का अपमान करने का अधिकार नहीं है, उनको माफी मांगना चाहिए। कई सालों के संघर्ष के बाद भगवान राम के मंदिर में उनका गर्भगृह में प्रवेश हुआ और उस पूरे आयोजन को लेकर जिस ढंग से उपहास उड़ाया, ये उनकी एक तरह से मान के चलो कि बहुत हल्की हरकत है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी को अराजकतावादी बताया है। राहुल गांधी एक एनार्किस्ट व्यक्ति है, अराजकतावादी व्यक्ति। राहुल गांधी जी को राम मंदिर से प्रॉब्लम नहीं है, राहुल गांधी जी को पूरे सनातन से प्रॉब्लम है। राहुल गांधी ने कहा था कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में बॉलीवुड अभिनेता और बड़े उद्योगपति आए, लेकिन वहाँ कोई गरीब, मजदूर, किसान नहीं दिखाई दिया। तमिलनाडु मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल किया गया है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के अपने बेटे उदयनिधि को डिप्टी सीएम नियुक्त किया है। आज दोपहर शपथ ग्रहण। डीएमके के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार में मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन को उप मुख्यमंत्री बना दिया गया है। साथ ही पूर्व परिवहन मंत्री सेंथिल बालाजी को फिर मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया है। उन्हें 2 दिन पहले मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत मिली है। नियुक्ति के बाद उदयनिधि ने मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से मुलाकात की और आशीर्वाद लिया। आज दोपहर 3:30 बजे चेन्नई के राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। वहीं बीजेपी नेता नारायणन तिरुपति ने कहा, सनातन धर्म का अपमान करने वाले को डिप्टी सीएम बनाया गया है। ये तमिलनाडु के लिए शर्म की बात है। Mr. Udayanidhi Stalin has got no maturity to become a deputy chief minister. Not only the deputy chief minister, he is not matured enough to become a minister also. A person becoming a minister, degrading, demeaning, saying that eradicating Sanatana Dharma, and he don't apologize for that. How can he become a deputy chief minister? Shame on the Tamil Nadu government. वहीं बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा है कि ये पार्टी नहीं है, ये पारिवारिक कंपनी है। इनके लिए परिवार पहले है।
देश से कोई मतलब नहीं है। उदयनिधि स्टालिन बनेंगे उप मुख्यमंत्री, मतलब फिर से एक बार एक पारिवारिक कंपनी अपने ही बेटा बेटी को आगे करेगी। ये पार्टी नहीं है, ये पारिवारिक कंपनी है, फैमिली फर्स्ट पर चलती है। इधर सरकारी अस्पताल की हालत को लेकर अखिलेश यादव के एक वीडियो पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जवाबी पोस्ट किया। पाठक ने अखिलेश के आरोपों को बेबुनियाद बताया। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर इस वीडियो को पोस्ट कर बीजेपी सरकार पर सवाल उठाया था। उन्होंने पोस्ट में लिखा था कि उत्तर प्रदेश की गोंडा मेडिकल कॉलेज में बीमार मां के लिए स्ट्रेचर न मिला तो बेटे को उन्हें गोद में जलमग्न अस्पताल ले जाना पड़ा। अखिलेश यादव के वीडियो पोस्ट पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने वीडियो से ही जवाब दिया है। पाठक ने उस व्यक्ति का बयान जारी किया है जिसमें वो कह रहा है कि उसे अस्पताल में कोई दिक्कत नहीं हुई है, उसने स्ट्रेचर की मांग नहीं की थी। बारिश होत रहा भैया, हाँ, तो उसके बाद में यहाँ बारिश देखें ज्यादा, उसे बैटरी रिक्शा होता है ना, तो लेके चला गए। अच्छा, हाँ, तो कहे वहाँ स्ट्रेचर नहीं मांगी हो आप? नहीं मांग फिर भैया, उतना जल्दी में हो चलिए नहीं पावत रही। पहले आप स्ट्रेचर मांगे रहो तो मिला रहा? तब कोनो जरूरत ही नहीं रहा, मोटरसाइकिल से वहीं उतर गए रहे। और वहीं गए तो कोनो सुविधा में कोनो कमी तो नहीं? नहीं, सुविधा में कोनो कमी नहीं। वहाँ के स्वास्थ्य विभाग से कोनो परेशानी तो नहीं रहा? नहीं, कोनो परेशानी नहीं। ब्रजेश पाठक ने अखिलेश को कहा कि आपको अपने कथनों पर विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आपने वीडियो अपलोड करने में लापरवाही बरती है। यूपी के मेरठ से बीजेपी के पूर्व विधायक संगीत सोम का सहकारिता विभाग के अफसर को फोन पर धमकाने का कथित ऑडियो वायरल है। TV9 इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। सर आप कहना कैसे, मुझे क्या पता सर सकौती में क्या हो रहा है? सर मैं आपको कहना चाह रहा हूँ सुन लीजिए। क्या कहना चाह रहे हैं, बोलिए सर। अगर जरा सी गड़बड़ हुई तो दिमाग ठीक कर दूंगा। सर मेरी क्या गड़बड़ होगी वहाँ पे? मैं इलेक्शन करा रहा हूँ कि सर वहाँ पर? सर नहीं, ऑफिस से उठा कर लाऊंगा तो मैं वहीं जहाँ इलेक्शन हो रहा है। फिर दिमाग खराब है तुम्हारे? अरे सर तुम इतने एक्टिंग में बात करोगे? शर्म नहीं आ रही तुम्हें? किससे बात कर रहे हो? अरे सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि हुआ क्या है सर? तुमने नहीं कहा उसे 5 बजे के बाद कैसे पर्चा एक्सेप्ट कर लोगे तुम किसी का? कैसे करा तुमने कैसे कहा उसे निर्वाचन अधिकारी को कर लो तुम इसे? और अब खबर पड़ोसी देश नेपाल से, जहां पर बाढ़ और बारिश का कहर जारी है। नेपाल में बाढ़ बारिश के बाद भारी तबाही नजर आ रही है। बाढ़ बारिश से 66 लोगों की मौत हो गई, 79 लोग लापता हैं। नेपाल में 44 जगहों पर लैंडस्लाइड की खबर भी है। ये तबाही की तस्वीर नेपाल की है। ये विनाशकारी और भयावह दृश्य को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कुदरत ने नेपाल पर कितना कहर बरपाया है। यहाँ सिर्फ बाढ़ ही नहीं, भूस्खलन ने तबाही मचाई है। रिहायशी इलाकों में अचानक आई बाढ़ ने लोगों को संभलने का मौका तक नहीं दिया। घरों में रखा सामान पानी के साथ बह गया। बाढ़ में घरों का सोफा, अलमारी सब कुछ बह गया। तेज रफ्तार पानी के साथ कई मकानों की छत ढह गई। बाढ़ का कहर लोगों के साथ साथ जानवरों पर भी टूटा। कई जानवर पानी में बह गए। नेपाल में आसमानी आफत से 66 लोगों की जान चली गई है। सिर्फ राजधानी काठमांडू में 34 लोगों की मौत हो चुकी है। बाढ़ में 60 लोग घायल हुए हैं। पूरे नेपाल में 79 लोग लापता हैं, जिनमें से काठमांडू घाटी में 16 लोगों का पता नहीं चल पाया है। राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। प्रशासन ने अब तक 3000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया है। भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से 63 रास्ते बंद हैं। यहाँ यातायात ठप है। नेपाल में हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। कई जगहों पर सड़कों, मोहल्लों, दुकानों और प्रतिष्ठानों में पानी भर गया है। सड़कें जलमग्न होने से आवाजाही ठप है। भारी बारिश की वजह से सैकड़ों मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। सैकड़ों गाड़ियां पानी में डूबी हुई हैं। कारें और मकान पानी में डूब गए हैं। बाढ़ के चलते कई इलाकों में अभी भी बत्ती गुल है। राजधानी काठमांडू में कल पूरी तरह बिजली व्यवस्था ठप रही। काफी मशक्कत के बाद शाम को बिजली आपूर्ति बहाल की गई। भारी बारिश के चलते कई उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में नेपाल पुलिस की ओर से करीब 3000 सुरक्षा कर्मियों की बचाव टीम तैनात की गई है। मौसम विभाग ने 4 दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं बाढ़ बारिश ने कई देशों में कोहराम मचाया हुआ है। अमेरिका के मिसौरी राज्य में बाढ़ की चपेट में आकर एक पुल धराशायी हो गया। देखिए किस तरह से एक पुल ताश के पत्तों की तरह ढह गया। वीडियो नेसी वैली का है, जहां नोलीचकी नदी के बढ़ते जलस्तर की वजह से किन्सर ब्रिज नदी में समा गया। उफनती नदी के बहाव को ये पुल झेल नहीं पाया और बीच से टूट गया। हादसे के वक्त नजदीक ही मौजूद एक शख्स ने इसे अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। अगली तस्वीर मैक्सिको की है, जहां पूरा शहर बाढ़ की चपेट में है। घरों के बाहर मौजूद गाड़ियां पानी में डूब गई। घरों के अंदर भी कई फुट पानी भर गया।
और चलिए वक्त हो गया है लोकल टू ग्लोबल का। नसरुल्लाह की मौत से बौखलाए ईरान सुरक्षा परिषद से बैठक बुलाने की मांग की है। इजरायली हमला रोकने और कार्रवाई का आह्वान किया। यरूशलेम के पास अटैक करने पर इजरायली पीएम नेतन्याहू ने ईरान को दी चेतावनी। कहा हमारी पहुंच से परे कोई जगह नहीं है। ईरानी नेता खामनेई का छलका दर्द। कहा हिजबुल्लाह मजबूत संगठन, खात्मा आसान नहीं, इजरायल को पछताना पड़ेगा। हूती ने इजरायल को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। कहा हसन नसरुल्लाह की मौत का बदला लेगी हूती। हिजबुल्लाह प्रमुख नसरुल्लाह के खात्मे के बाद याहिया सिनवार में मौत का खौफ है। गाजा के बंकर्स में शिफ्ट हो गया। हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह की मौत के बाद लेबनान, सीरिया और इराक में मातम। 3 दिन के सार्वजनिक शोक की घोषणा की गई। हाशिम सैफुद्दीन को बनाया जा सकता है हिजबुल्लाह का नया चीफ। नसरुल्लाह का भाई है हाशिम सैफुद्दीन। अमेरिका अधिकारी का दावा, लेबनान में जमीनी हमले की तैयारी। कहा कूटनीतिक समाधान की बात नहीं सुन रहा है इजरायल। जो बाइडेन नसरुल्लाह की हत्या को सही बताया। पिछले 4 दशकों में सैकड़ों अमेरिकियों की हत्या के लिए बताया जिम्मेदार। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बार फिर से इजरायल का समर्थन किया। कूटनीतिक तरीकों से संघर्षों को कम करने पर जोर दिया गया। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का बड़ा बयान। नसरुल्लाह की मौत से सैकड़ों अमेरिकियों की हत्या का न्याय हुआ। नसरुल्लाह की मौत के बाद अमेरिका की बड़ी कार्रवाई। विदेश विभाग ने अपने नागरिकों को लेबनान छोड़ने का आदेश दिया। नसरुल्लाह की मौत के बाद नेतन्याहू का पहला बयान। इजरायल समेत विदेशी नागरिकों की हत्या के जिम्मेदार से हिसाब बराबर। नेतन्याहू ने कहा नसरुल्लाह के खात्मे से अपहृत लोगों की वापसी को बल मिलेगा और उनकी वापसी को भी बढ़ावा मिलेगा। हिजबुल्लाह ने हसन नसरुल्लाह के मारे जाने की पुष्टि की। कहा गाजा और फिलिस्तीन के समर्थन में जारी रहेगी लड़ाई। हिजबुल्लाह का इजरायल पर हमला जारी। लेबनान से उत्तरी इजरायल के नहारिया शहर में ड्रोन से अटैक किया गया। सीरिया के डेयर एज़ोर के उत्तरी इराक में हमला किया गया। अमेरिकी सेना के कब्जे वाले कोनोको बेस के पास जोरदार विस्फोट हुआ। हूती का दावा, नेतन्याहू के आगमन के दौरान तेल अवीव के बेन गुरियन हवाई अड्डे को निशाना बनाया। कोई हताहत नहीं हुआ। हिजबुल्लाह के निशाने पर इजरायली सैन्य अधिकारी। यरूशलेम में सैन्य अधिकारियों की बैठक को लेबनान ने टारगेट किया। यरूशलेम के पास सेंट जॉर्ज होटल पर गिरी लेबनान से दागी गई मिसाइल। धुएं से भर गया पूरा इलाका। लेबनान का दावा, इजरायल की शनिवार को की गई स्ट्राइक में 33 लोग मारे गए, 195 लोग हुए हैं घायल। इजरायल ने दक्षिणी बेरूत में एयर स्ट्राइक की। हिजबुल्लाह के गाइडेड मिसाइल निर्माण स्थल के लिए जाना जाता है ये इलाका। बेरूत एयरपोर्ट के पास इजरायली सेना ने भीषण बमबारी के हमले के बाद बजने लगे खतरे के सायरन। लोग भागते हुए नजर आए। इजरायल ने लेबनान के दक्षिणी पश्चिमी शहर टायर पर किया बड़ा हमला। धमाके की आवाज सुनकर भागने लगे लोग। बगदाद में इजरायल के खिलाफ प्रोटेस्ट में शामिल हुए पीएमएफ अधिकारी जब्बार अल मामौरी यूएस एम्बेसी जलाने का आह्वान किया। ईरानी समर्थक और पीएमएफ सदस्यों का देर रात तक प्रोटेस्ट जारी। इराकी पुलिस ने अमेरिकी दूतावास जाने वाले पुल को भी बंद किया। लेबनान में नसरुल्लाह की मौत के बाद समर्थकों में गुस्सा है। लेबनान के हेडक्वार्टर पर पहुंचकर मनाया गया मातम। किशनगंज में लगातार हो रही भारी बारिश के बाद निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ा। घर छोड़ने को मजबूर हुए लोग। अलर्ट मोड पर है प्रशासन। सुपौल जिले में लगातार बारिश के बाद बढ़ रहा कोसी का जलस्तर। हाई अलर्ट मोड में जिला प्रशासन और जल संसाधन विभाग। पूर्वी चंपारण में हो रही भारी बारिश के बाद सुगौली की सिकरहना नदी का जलस्तर बढ़ा है। कटाव से तटीय इलाकों में गांव में दहशत है। अयोध्या के जलफानपुरा में जलभराव से कई घरों में पानी घुस गया। लोगों को निकालने के लिए नगर निगम ने शुरू की है ट्रैक्टर सेवा। सिद्धार्थनगर में खतरे के निशान से ऊपर बह रही कई नदियां। आधी रात को घरों में घुसा पानी। जान बचाकर भाग रहे हैं लोग। प्रयागराज में हो रही भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव। मौसम सुहाना होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। आज महाराष्ट्र को 11,200 करोड़ की सौगात देंगे पीएम मोदी। पुणे मेट्रो के पहले फेज का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। सोलापुर एयरपोर्ट का भी उद्घाटन करेंगे। बिटकिन औद्योगिक क्षेत्र राष्ट्र को समर्पित करेंगे। सावित्री बाई फुले के लिए स्मारक की आधारशिला को रखेंगे पीएम मोदी। दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे उद्घाटन। आज मन की बात करेंगे पीएम मोदी। मन की बात के 114वें संस्करण के जरिए देश को करेंगे संबोधित। 1 अक्टूबर को समीक्षा बैठक करेंगे सीएम योगी। सभी मंडल जिलों के आला अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। नवरात्र और आगामी त्योहारों को लेकर सीएम योगी की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। हरियाणा में राहुल गांधी निकालेंगे चुनावी यात्रा। कल अंबाला के नारायणगढ़ से करेंगे शुरुआत। कई विधानसभा क्षेत्रों से होते हुए शाम को कुरुक्षेत्र पहुंचेगी राहुल गांधी की यात्रा। अगले कुछ दिनों में प्रियंका गांधी भी करेंगे चुनावी सभा। राहुल गांधी की विदेश मंत्री एस जयशंकर से अपील। 37 तमिल मछुआरों की गिरफ्तारी का उठाया गया मुद्दा। राहुल गांधी ने पत्र में तमिल मछुआरों की रिहाई सुनिश्चित करने का अनुरोध किया। कहा तुरंत मछुआरों की रिहाई की जाए। तमिलनाडु मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल हुआ है। सीएम एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि बने डिप्टी सीएम। सेंथिल बालाजी फिर से कैबिनेट में शामिल किए गए।
चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे शपथ ग्रहण। डॉक्टर गोवी चेझियान और राजेंद्रन कैबिनेट में शामिल हुए। स्टालिन ने एसएम नासर को भी कैबिनेट में शामिल किया है। उदयनिधि स्टालिन को डिप्टी सीएम बनाए जाने पर बोले शहजाद पूनावाला सामने आया परिवारवाद, ये पार्टियां परिवार के लिए। शहजाद पूनावाला बोले पूरा इंडी गठबंधन परिवारवाद पर आधारित है, उनके 2 स्तंभ है भ्रष्टाचार और परिवार। आतंकवाद पर यूएन महासभा में पाकिस्तान की घेराबंदी। विदेश मंत्री जयशंकर बोले हमारा पड़ोसी पाकिस्तान आतंकवाद का केंद्र है। जयशंकर बोले आतंकवाद पूरी दुनिया के लिए बड़ा खतरा है, पाकिस्तान को बेनकाब किया जाना चाहिए। जयशंकर की पाकिस्तान को खरी खरी बोले उसकी सीमा पार आतंकवाद के मंसूबे सफल नहीं होंगे, नरमी की उम्मीद ना करें। हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह की मौत के बाद जम्मू कश्मीर के बड़गांव में प्रोटेस्ट, फिलिस्तीन के समर्थन में लगाए नारे। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह को बताया शहीद। आज की सभी चुनावी रैलियों को रद्द किया गया। महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने भी नसरुल्लाह के मारे जाने पर जताया है शोक। इजराइल की सरकार को बताया है हत्यारा। जमात इस्लामी के पाकिस्तान प्रमुख हाफिज नईम उर रहमान का ऐलान हुआ है आज पढ़ी जाएगी नसरुल्लाह के जनाजे की नमाज। रावलपिंडी में पेशावर मोड़ पर आयोजित पीटीआई की रैली पर लगी रोक। पंजाब पुलिस से भिड़े पीटीआई कार्यकर्ता, टकराव जारी है। रावलपिंडी के कई इलाकों में पीटीआई कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ झड़प। पथराव के बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे हैं। बिजली काटने से रावलपिंडी के कई इलाकों में अंधेरा छा गया। पीटीआई कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने चलाई रबर की गोलियां। पीटीआई की रैली को लेकर रावलपिंडी शहर सील किया गया। पूरे शहर में धारा 144 लागू, अधिकारियों और कर्मियों की छुट्टियां रद्द की गई। हिसार की रैली में बोले पीएम मोदी कांग्रेस सांप्रदायिक पार्टी तुष्टीकरण के लिए मानसिकता को दे रही है बढ़ावा। पीएम मोदी बोले कांग्रेस किसानों की जान की दुश्मन है, एमएसपी पर कर रही झूठा वादा। कांग्रेस में दलित और पिछड़ों के लिए दरवाजे बंद है। जम्मू से प्रियंका गांधी का बीजेपी पर हमला, बोली बीजेपी ने छीना राज्य का दर्जा। प्रियंका गांधी बोली बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में लूट का राज स्थापित किया, एलजी अपनी मनमानी से राज कर रहे हैं। प्रियंका गांधी का यह बयान। गोंडा मेडिकल कॉलेज की वीडियो पर ब्रिजेश पाठक का अखिलेश पर पलटवार, बोले कृपया तथ्यों पर बात करें। ब्रिजेश पाठक बोले स्वास्थ्य के मुद्दे पर आपका बयान बेबुनियाद है, वीडियो अपलोड करने में आपने लापरवाही बरती। किरण रिजिजू ने वर्ल्ड हार्ट डे पर मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इंडिया गेट से भारत मंडपम तक मैराथन का आयोजन किया गया। आइजोल में स्वच्छता अभियान में शामिल हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, बोले स्वच्छता जीवन का अभिन्न अंग है। राहुल गांधी के राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा वाले बयान पर भड़के सीएम मोहन यादव, बोले राहुल को करोड़ों हिंदुओं के अपमान का अधिकार नहीं है। सीएम मोहन यादव बोले राम मंदिर पर दिए बयान के लिए राहुल गांधी को मांगनी चाहिए माफी। राहुल गांधी के मंदिर वाले बयान पर भड़के आचार्य प्रमोद कृष्णम, कहा राहुल को बताया अराजकतावादी। कन्नौज के काऊ मिल्क प्लांट को लेकर अखिलेश यादव का बीजेपी पर तंज, बोले बीजेपी मंत्री को अब गोवंश, दूध, किसान और कर्मचारियों की आई है सुध। सीएम शिंदे ने ज्योति राव फुले और सावित्री बाई फुले की प्रतिमा का उद्घाटन किया है। फडणवीस और अजित पवार भी इस प्रोग्राम में शामिल। निफ्ट पटना के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए रविशंकर प्रसाद, बोले पीएम मोदी ने डिजिटल स्टार्टअप और स्किल इंडिया को बढ़ावा दिया। निफ्ट पटना के समारोह में शामिल हुए युवराज सिंह छात्रों को प्रोत्साहित किया। निफ्ट की विजन नेक्स्ट पहल की तारीफ की गई। भुवनेश्वर के 2 दिवसीय कलेक्टर सम्मेलन में बोले सीएम चरण मांझी, आम लोगों को जल्द न्याय दिलाने के लिए सरकार कर रही है काम। हरियाणा चुनाव प्रचार के लिए देवघर पहुंचे सीएम भजनलाल, बाबा वैद्यनाथ के दर्शन के विधि विधान से पूजा अर्चना की। रांची के प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन में शामिल हुए सीएम भजनलाल शर्मा, मारवाड़ी समुदाय को राजस्थान में निवेश के लिए आमंत्रित किया गया। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में पक्के मकान मिलने पर लोगों में उत्साह है। सीएम विष्णु साय के निर्देश पर विशेष पिछड़ी जनजाति के पहाड़ी कोरवा समुदाय को मिला पक्का आवास। वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी के हैदराबाद में हुई है बैठक। जगदंबिका पाल, अपराजिता सारंगी ओवैसी और एमपी इमरान समूह रहे मौजूद। किरण रिजिजू बोले वक्फ विधेयक के बारे में फैलाई जा रही है भ्रामक बातें, दूसरे समुदायों पर भी पड़ रहा है असर। ईसाई समुदाय की शिकायतों का किया जाएगा समाधान। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने की है सीएम विष्णुदेव साय से मुलाकात। पेयजल और स्वच्छता से जुड़ी केंद्रीय योजनाओं पर चर्चा हुई। जम्मू कश्मीर में अपनी प्रत्याशी के प्रचार में बोले तरुण चुग, पाक एजेंडे पर चलने वाली वंशवादी पार्टियों को इस बार नकार देगी जनता। दिवंगत सीताराम येचुरी की शोक सभा में बोली सुप्रिया सुले, लोकतंत्र को मजबूत करने में येचुरी का काफी अहम योगदान। सीएम मोहन यादव ने न्याय व्यवस्था को दिया है धन्यवाद, बोले कोरोना काल में भी कोर्ट ने जारी रखा कामकाज। सांसद मनोज झा ने शोक सभा में दिवंगत सीताराम येचुरी को
किया है याद, बोले कि उनकी भरपाई करना मुश्किल है, उनके चले जाने से हुआ है खालीपन। केजरीवाल बोले दिल्ली और पंजाब के बाद अब हरियाणा में लाएंगे बदलाव, शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली के प्रबंध को लेकर देंगे सुविधाएं। चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा न मिलने पर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे उमर अब्दुल्ला, बोले हमें कोर्ट का पूरा विश्वास है, हम राज्य का दर्जा जरूर हासिल करेंगे। यूपी के बरेली में राज्यपाल संतोष गंगवार ने रामलीला की पूजा अर्चना करके किया है शुभारंभ, बोले रामलीला हमारी सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर है। लुलू समूह के अध्यक्ष एमके यूसुफ अली ने सीएम चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की है, निवेश के अवसरों पर बात की गई। सरकार ने खैर बासमती चावल पर से निर्यात शुल्क हटाया है, $490 प्रति टन के न्यूनतम मूल्य वाले सफेद चावल के निर्यात पर प्रतिबंध हटाया गया है। जयपुर में सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की कोशिश है, वीडियो वायरल हुआ, पुलिस ने आरोपी अंशुल्ला दाधीच को गिरफ्तार किया। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकवादियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़, एक आतंकवादी को मार गिराया गया, एक पुलिसकर्मी भी शहीद। कुलगांव में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया, ऑपरेशन के दौरान 5 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। भद्रक में पथराव की घटना में सिटी डीएसपी समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए, आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले आरोपी समेत 8 गिरफ्तार किए गए। भद्रक में सोशल मीडिया पोस्ट के कारण हुई हिंसक घटना के बाद प्रशासन का एक्शन, 48 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा को निलंबित किया गया। तिरुपति के प्रसादम में मिलावट की जांच एसआईटी ने शुरू कर दी है, जांच टीम ने मंदिर का दौरा किया, आरोपों की जांच के लिए बैठक की गई है। जयपुर को बंदरों के आतंक से मुक्त कराने के लिए पकड़ रहा नगर निगम, जंगल में छोड़ने के बजाय पिंजरे में रखे जा रहे हैं बंदर। कोलकाता में 150 साल पुरानी ट्राम सेवा बंद होगी, लोग हुए भावुक, कहा ट्राम सस्ती सेवा है, इससे प्रदूषण भी नहीं होता। केरल की पुन्नमद्दा झील में बोट रेस आयोजित की गई, रोमांचक फाइनल में पीबीसी के करिचल चुंदन ने जीती बोट रेस की 17वीं नेहरू ट्रॉफी। विवेक ओबराय ने शानदार अंदाज में आईआईएफए अवार्ड्स में शिरकत की है, खुद को शाहरुख खान का बड़ा प्रशंसक बताया। वीडियो ब्रेकिंग की शुरुआत करते हैं अमेरिका में आई इस खबर के साथ। देखिए पहली वीडियो ब्रेकिंग आपके सामने अमेरिका से। अमेरिका के ग्रीन विले में हाईवे पर बना पुल ढह गया, नोली चकी नदी पर बना खिंसर पुल ढह गया, नदी में भारी बहाव के चलते ढह गया ये पुल। तस्वीरें आप देखिए। दूसरी वीडियो ब्रेकिंग, गैराज में खड़ी इलेक्ट्रॉनिक कार में कैसे आग लग गई, आप देखिए। आग में इलेक्ट्रॉनिक कार जलकर खाक हो गई। तीसरी वीडियो ब्रेकिंग, अमेरिका के टेनेसी में उफान पर नोली चुकी नदी है। हेलन तूफान के बाद नदी पर बना बांध ओवरफ्लो हो गया, खतरे के निशान से 8 फीट ऊपर पहुंचा है जल स्तर। ये देखिए आप तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं ये अमेरिका के टेनेसी की है, जहां पर उफान पर है नोली चुकी नदी। हेलन तूफान के बाद नदी पर बना जो बांध है वो ओवरफ्लो हो गया, खतरे के निशान से 8 फीट ऊपर जल स्तर पहुंच गया है। इधर चौथी वीडियो ब्रेकिंग, अमेरिका के ग्रीन विले में हेलन तूफान से भारी तबाही, डैम से छोड़े गए पानी से दहशत में है लोग, तूफान के चलते नदियों और झीलों में उफान है। पांचवी वीडियो ब्रेकिंग, अमेरिका की उत्तरी कैरोलिना से, जहां पर भारी बारिश के बाद तबाही। एशविले का बिल्टमोर गांव पूरी तरह से तबाह हो गया, घर और सड़कों पर सैलाब बहता हुआ नजर आ रहा है।
ये तस्वीरें इस वक्त आप देखिए, तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं एशविले की तस्वीर है अमेरिका के उत्तरी कैरोलिना में। भारी बारिश के बाद के हालात आप जरा देखिए कितने ज्यादा खराब हो गए। छठी वीडियो ब्रेकिंग, बाढ़ में नॉर्थ कैरोलिना का चिमनी रॉक गांव तबाह हो गया। बाढ़ के तेज बहाव में बह गई मुख्य सड़क। आसपास के इलाकों से चिमनी रॉक गांव का संपर्क टूट गया है। सातवीं वीडियो ब्रेकिंग, अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना के एशविले में बाढ़ से भारी तबाही की एक और तस्वीर आप देखिए। एशविले के कई गांव में बाढ़ है और इसकी वजह से ये आप देखिए जो हाल हो गया है, बाढ़ के चलते कई गांव डूब गए हैं। और अब देखिए अगली वीडियो ब्रेकिंग, नॉर्थ कैरोलिना में बाढ़ में फंस गया कैसे ट्रक ड्राइवर को सुरक्षित निकाला गया। यह आप देखिए तस्वीर आपके सामने। नौवीं वीडियो ब्रेकिंग, अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में बाढ़ से हाहाकार। नॉर्थ कैरोलिना के एशविले में बह गया घर, बाढ़ के पानी में डूब गई कई कारें। दसवीं वीडियो ब्रेकिंग, अमेरिका के टेनेसी में लैंडस्लाइड। पहाड़ से भरभराकर गिरा मलबा, लैंडस्लाइड से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। Everything's gone. It's all gone. It's okay. 11वीं वीडियो ब्रेकिंग, अमेरिका के टेनेसी में बारिश बनी आफत। सड़कों पर सैलाब, घरों में पानी घुस गया है। We're gonna go up in the attic if we have to, guys. 13वीं वीडियो ब्रेकिंग, मैक्सिको में अला पुलकों में सड़कों पर नाव चल रही है। घर और दुकानों में पानी घुस गया है। पानी में बहती नजर आ रही है गाड़ियां, ये देखिए आप। तो ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यह तस्वीर मैक्सिको के अला पुलकों की है, जहां पर कैसे सड़कों पर नाव चल रही है। जो गाड़ियां आपको नजर आ रही है पूरी तरह से डूब गई हैं। घर और दुकानों में पानी घुस गया है। 14वीं वीडियो ब्रेकिंग, मैक्सिको के अला पुलकों की एक और तस्वीर, जहां पर बाढ़ की वजह से घर सड़क सब कुछ डूब गए हैं। दूर दूर तक तमाम जो इलाके हैं वो डूबे नजर आ रहे हैं। 18 लोगों की मौत। और देखिए 15वीं वीडियो ब्रेकिंग, मैक्सिको में भारी बारिश के बाद लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। अकापुल्को के टूरिस्ट एरिया में बह गई सड़क, कई जगह पहाड़ ढह गए हैं, लोगों की आवाजाही ठप हो गई है। तो अकापुल्को की एक और तस्वीर आप देखिए, कैसे पहाड़ों पर लैंडस्लाइड की तस्वीरें भी सामने आ रही। सोलहवीं वीडियो ब्रेकिंग, मैक्सिको की एक और तस्वीर है। मैक्सिको के कोस्टा चिका में बारिश के बाद भारी तबाही। पपीता के सैकड़ों एकड़ खेत में पानी घुस गया। पपीते की फसल तबाह, किसानों का दर्द छलका। 7वीं वीडियो ब्रेकिंग, नेपाल में बाढ़ और भूस्खलन ने तबाही मचाई है। बाढ़ की चपेट में आने से 66 लोगों की मौत, सैकड़ों घर डूब गए। 63 स्थानों पर हाईवे ठप हैं। अठारहवीं वीडियो ब्रेकिंग, नेपाल में बारिश आफत बन गई है। लगातार बारिश के बाद उफान पर है नदियां। नदी में बह गए कई घर।
नेपाल की और देखिए किस तरह से बाढ़ की इस चपेट में जो जानवर हैं वो भी आ गए हैं और ये जो हालात हैं वो इस वक्त नेपाल में बेहद ही भयावह हालात आपको नजर आ रहे हैं। उन्नीसवीं वीडियो ब्रेकिंग। बिहार के कई जिलों में खतरे के निशान से ऊपर पहुंचा है कोसी नदी का जलस्तर। कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने से दर्जनों गांव में पानी घुस गया। कोसी बैराज के फाटक खोलने से खतरा और ज्यादा बढ़ गया। बीसवीं वीडियो ब्रेकिंग। चीन के नानिंग में फटा है सीवेज सिस्टम। ये देखिए आप, प्रेशर टेस्ट में गड़बड़ी से फट गया पाइप। अगली वीडियो ब्रेकिंग। धमाके की आवाज से फिर दहल गया रूस का दागिस्तान। गैस सर्विस स्टेशन में विस्फोट के बाद आग। गैस स्टेशन विस्फोट में 11 लोगों की मौत। यूपी के एटा में गलत तरीके से रील बनाने पर एक्शन लिया गया है। हाईवे पर चलती कार के ऊपर बैठकर रील बनाई गई। पुलिस ने 7 युवकों को गिरफ्तार किया। एटा के मलावन थाने के आसपुर गांव का यह पूरा मामला है। अगली वीडियो ब्रेकिंग। दिल्ली में दुकान, शोरूम और होटल पर फायरिंग। रंगदारी देने के लिए बदमाशों ने फायरिंग की। रंगदारी की मांग वाली पर्ची फेंककर बदमाश फरार हुए। अगली वीडियो ब्रेकिंग। अमेरिका के सैन पेड्रो में फटा ज्वालामुखी। ज्वालामुखी फटने से आसपास के इलाकों में दहशत मच गई है। अगली वीडियो ब्रेकिंग। इंडोनेशिया के लीवो टोबी में ज्वालामुखी फिर से हुआ एक्टिव। लगातार हो रहे हैं विस्फोट। प्रशासन ने अलर्ट किया है जारी। दिल्ली के नांगलोई में कांस्टेबल की हत्या। कार से कुचलकर पुलिसकर्मी की हत्या कर दी गई। पुलिसकर्मी को आरोपी ने 10 मीटर तक कार से घसीटा है। गाड़ी हटाने को लेकर विवाद हुआ था। पुनीत शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े पूरी जानकारी के साथ। पुनीत, ये पूरा मामला क्या आ रहा है और जो आरोपी है उसको पकड़ने के लिए क्या एक्शन अभी तक? देखिए, बेहद दुखद हादसा है ये। दिल्ली पुलिस का ये जो कांस्टेबल संदीप है वो नांगलोई थाने में तैनात था। संदीप को जानकारी मिली थी कि कोई शराब का तस्कर है वो आ रहा है और उसको फिर पकड़ने के लिए संदीप और दूसरे पुलिस ने बाकायदा वहां पे कॉम्बिंग कर रखी थी। वहां पर बैरिकेड भी लगा रखा था और जैसे ही संदिग्ध कार इन लोगों को नजर आई, संदीप ने रुकने का इशारा किया, लेकिन जो शराब माफिया था, तस्कर था, उसने रुकने की बजाय संदीप को ही टक्कर मार दी, उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी और उसके बाद गाड़ी को लेकर के वो भाग गया है। मौके पर ही संदीप है उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने हालांकि जो कार है उसको बरामद कर लिया है, लेकिन कार से अभी तक कोई शराब पुलिस को नहीं मिली है, जबकि जो कार चालक है वो फरार हो गया। रात 3 बजे की एक घटना है। कार के जरिए अब कार चालक को यानी कि शराब तस्कर को पकड़ने की कोशिश करें, लेकिन ये वारदात अपने आप में इस बात की तस्दीक कर रही है कि कैसे दिल्ली में बदमाश या शराब तस्कर इस कदर बेखौफ हो गए हैं कि खाकी का भी कत्ल करने से बिल्कुल भी गुरेज नहीं कर रहे हैं। फिलहाल जो नंबर है उसके जरिए, सीसीटीवी के जरिए आरोपी को पकड़ने की लगातार कोशिश की जा रही है। जी, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।